दोस्तों कहते हैं औरत घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन यही औरत कभी-कभी समय और परिस्थिति के हाथों इस तरह से सताई जाती है कि इन्हें दर-दर भटकना पड़ता है, भीख मांगने को भी मजबूर हो जाती है। दोस्तों आज की भी कहानी कुछ इसी प्रकार की है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, हाजिर है आपका दोस्त, आपका भाई फिर से एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, और अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक जिले की। नरेंद्र नाम का एक व्यक्ति होता है। एक दिन वो अपने घर से दिल्ली के लिए अपने कार से जा रहे होते हैं। तभी दिल्ली पहुंचने से पहले रास्ते में एक जगह ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकती है और फिर जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी वहां खड़ी होती है तो वहां पर 3-4 औरतें भीख मांगने के लिए गाड़ी के पास आ जाती है। अब उसके बाद नरेंद्र अपनी गाड़ी का शीशा नीचे उतारता है और फिर वहां भीख मांगने वाली सभी महिलाओं को वो 100-100 रुपये निकाल कर देता है और उसके बाद अपनी गाड़ी का शीशा ऊपर कर लेता है। जैसे ही ऊपर करने लगता है तभी उधर से एक और महिला की, भीख मांगने वाली महिला की आवाज आती है, बाबूजी मुझे तो नहीं मिला। नरेंद्र मुड़कर देखता है और जैसे ही उस भीख मांगने वाली महिला पर नजर पड़ता है, उस औरत को देखते ही नरेंद्र का होश उड़ जाता है, क्योंकि दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र का तलाकशुदा पत्नी पूनम रहती है। वहीं पूनम की नज़र जैसे ही नरेंद्र पर पड़ता है, पूनम भी चौंक जाती है और फिर कुछ ही सेकंड में पूनम की आंखों में आंसू भरकर टपकने लगता है। दोस्तों नरेंद्र भी पूनम को देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो सोचने लगता है, पूनम, और इस हालत में पूनम पूरी तरह से फटी पुरानी मैले कुचले कपड़े पहनी हुई होती है। दोस्तों पूनम को देख करके ही ऐसा लग रहा था कि पूनम के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इसका जरूर ही किसी ने मजबूरी का फायदा उठाया है। अब जब दोनों तरफ से इमोशनल होने लगते हैं तो कुछ ही देर में 2-4-10 व्यक्ति वहां पर और भी खड़े होने लगते हैं, धीरे धीरे जमा होने लगते हैं। तभी नरेंद्र अपने आप को संभालता है और पूनम से कहता है कि पूनम गाड़ी में बैठो, चलो रेस्टोरेंट में चल करके आराम से बातें करते हैं। और फिर नरेंद्र पूनम को बैठा लेता है। अब नरेंद्र और पूनम वहीं पास के एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाते हैं। अब उसके बाद आराम से नरेंद्र पूनम से पूछता है कि तुम तो इतने अच्छे घर के हो, तुम्हारे माता पिता तो अच्छे बिजनेसमैन थे, उसके बावजूद भी तुम्हारी ऐसी हालत, ये किस तरह से तुम अपने आप को बना रखी हो। और वैसे भी मैंने डाइवोर्स के समय भी तो तुम्हें 40 लाख रुपया दिया था, जिससे कि तुम बैठ करके भी खाती तो भी नहीं खत्म कर पाती। अगर मेरे दिए हुए सिर्फ पैसे को भी बैंक में रख देती तो ब्याज के पैसे से भी तुम्हारा गुजारा बिल्कुल आसानी से हो जाता, लेकिन उसके बाद भी तुम ऐसी हालत पर आ गई हो, ये कैसे हो गया। और उसके बाद फिर नरेंद्र कहता है कि पूनम तुम तो अपने मौसा मौसी और जीजा जी के बात पर मुझसे तलाक लेने के लिए जिद पर अड़ गई थी। मैंने उस समय भी तुम्हें समझाया था कि पूनम तलाक मत लो, नहीं तो तुम बहुत पछताओगी, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मेरी एक भी नहीं बात मानी और तुम अपनी जिद पर अड़ी रही कि मुझे तलाक चाहिए तो चाहिए, और तुम अंत में तलाक ले करके ही मानी। लेकिन खैर छोड़ो, तलाक जब तुम ले ही ली तो फिर भी ऐसी क्या समस्या आ गई जो तुम्हारी हालत इतनी खराब हो गई कि तुम भीख मांगने को मजबूर हो गई, ऐसा क्या हो गया। तभी पूनम बात को काटते हुए कहती है, अच्छा छोड़िए, ये बताइए कि आपकी मम्मी कैसी है। तभी नरेंद्र कहता है, हाँ मम्मी तो ठीक ही है फिलहाल, लेकिन हर रोज वो पूछा करती है कि नरेंद्र क्या मेरी बहू फिर से वापस नहीं आ सकती है। पूनम तुम्हारे जाने के बाद मेरी मम्मी का हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। इतना सुनते ही पूनम फूट फूट कर रोने लगती है। तो नरेंद्र कहता है, मत रो, चुप रहो, वैसे तुम्हारी जो फैसला थी तुमने कुछ सोच समझ के ही उठाई होगी।
अपने लिए तुम अच्छा ही कुछ सोची होगी, लेकिन तुम अपने बारे में बताओ कि तुम्हारा इस तरह से समय कैसे हुआ। तो फिर पूनम कहती है, मेरी जिंदगी के बारे में मत पूछिए। तलाक के बाद मुझे जो आपने 40 लाख रुपए दिए थे, वो 40 लाख रुपए मेरे मौसी मौसा और मेरे जीजाजी ने मुझसे ले लिए, और उसके बाद कुछ ही दिन के अंदर मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। और उसके बाद कहने लगे कि जो अपनी पति का ना हो सकी वो हम लोगों का क्या होगी, निकल जाओ इस घर से, इस घर में तुम्हारा कोई जगह नहीं है। और उसके बाद तब से मैं यहीं पर आकर के यही सिग्नल के बगल में एक किराया पर रूम ले ली है, और उसके बाद भीख मांग कर प्रत्येक दिन अपनी जिंदगी का गुजारा किसी तरह से किया करती हूँ। और फिर पूनम कहती है, इस दुनिया में अब मेरा कोई सहारा नहीं है, इस दुनिया में मेरा अब कोई नहीं है, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। और इतना कहते ही पूनम और फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगती है। दोस्तों, तभी नरेंद्र साहस बढ़ाते हुए, पूनम की हिम्मत को बढ़ाते हुए उसे चुप करता है और कहता है कि मत रो, जो होना था वो हो चुका है, अब रोने से कोई फायदा नहीं है पूनम, मत रो। तभी उसके बाद पूनम जो है हाथ जोड़ते हुए नरेंद्र को कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती कर चुकी हूँ, हो सके तो कम से कम एक बार मुझे मौका देकर मुझे अपना लीजिए। और फिर पूनम नरेंद्र के पैरों पर गिर जाती है और बहुत रो रो करके माफ़ी मांगने लगती है। तभी नरेंद्र पूनम को उठाता है और फिर नरेंद्र उसको उसके कमरे पर ले जाता है और फिर वहाँ पर उसे छोड़ देता है, और उसके बाद वो दिल्ली के लिए निकलने लगता है। तभी पूनम कहती है, अपना ख्याल रखिएगा और खाना समय पर खा लीजिएगा। तो नरेंद्र हाँ में सर हिलाते हुए आगे बढ़ जाता है और उसके बाद दिल्ली के लिए निकल जाता है। दोस्तों, अगले दिन जब दिल्ली से नरेंद्र वापस लौटता है तो सीधे पूनम के रूम पर जाता है, और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि पूनम आज रूम पर ही है और बहुत ही अच्छे कपड़े पहनी हुई है। आज पूनम बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। नरेंद्र कमरे के अंदर में थोड़ी देर बैठता है, उसके बाद पूनम से पूछता है कि पूनम, ये बताओ कि अब करना क्या है, तुमने तो मेरे परिवार का और अपने परिवार का सबका बेइज्जती करके सारे जगह से नाक कटा दी है, अब आखिर आगे करना क्या है। तभी पूनम कहती है कि मैं क्या बताऊं, मैं तो आपसे तलाक लेने के बाद मौसी मौसा और जीजाजी ने मेरी शादी एक उम्रदराज लोगों से कराने की ठानी थी, और यहाँ तक कि उस उम्रदराज लोगों से 20 लाख रुपये भी उन्होंने ले लिया था और मुझे ज़बरदस्ती उससे शादी करने के लिए कह दिया था, लेकिन मैंने साफ ही मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगी। और फिर उसके बाद ही उन्होंने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया, और फिर आपसे तलाक लेने के बाद मेरे पास भीख मांगने के अलावा और कुछ नहीं बचा था। तभी उसके बाद पूनम फूट फूट करके रोने लगती है, और फिर नरेंद्र इधर उधर देख रहा होता है कमरे में, तो नरेंद्र की नज़र अचानक एक फ़ोटो पर पड़ता है जो कि उसकी शादी की फ़ोटो रहता है, जिसमें पूनम और नरेंद्र का फ़ोटो रहता है। तभी उसके बाद नरेंद्र पूनम से पूछता है कि तुमने ये तस्वीर यहाँ पर क्यों लगा रखी है, मेरी और तुम्हारी तो कब का तलाक हो चुका है, तो फिर इस तस्वीर का अब क्या मतलब है। तो फिर पूनम अपनी आंसुओं को पोंछते हुए कहती है कि मैं हर रोज़ इस तस्वीर को गौर से देखा करती हूँ, और यही तस्वीर को देख करके दिल में तसल्ली देते हुए जिए जा रही हूँ। मैंने आपको पहले भी अपना माना था और आज भी मैं आपको अपना मानती हूँ, और आगे जब तक भी जिंदा रहूँगी तब तक मैं आपको अपना ही मानूंगी। और फिर उसके बाद पूनम हाथ जोड़ते हुए कहती है कि सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे एक मौका दे दीजिए। आपके जैसा पति तो किसी सौभाग्य वाली को ही मिल सकती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। नरेंद्र पूनम की बातों को सुनता रहता है। उसके बाद पूनम से कहता है, ये लो, मैं दिल्ली से तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ले आया हूँ, इसे रख लो और मुझे जाने दो, मैं अब चलता हूँ, क्योंकि मेरी माँ
इंतजार कर रही होगी। और फिर जैसे ही नरेंद्र जाने के लिए कदम को आगे बढ़ाने लगता है, वैसे ही उसके पैरों में पूनम लिपट जाती है और कहती है, मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे भी अपने साथ लेते चलिए, नहीं तो मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं अपने आप को खुदकुशी कर लूंगी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, कृपया मुझे अपना लीजिए और मुझे भी अपने साथ लेते चलिए। तभी नरेंद्र भी धीरे धीरे इमोशनल होने लगता है और उसके बाद थोड़ी देर में वो अपने पैकेट से मोबाइल को निकालता है और उसके बाद वो अपनी माँ को फ़ोन लगा देता है और कहता है कि माँ, पूनम मिल गई है। अब दोस्तों ये सुनते ही नरेंद्र की माँ बेहद खुश हो जाती है और उसके बाद नरेंद्र से कहती है कि बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, और सुनो, अब तुम जब वापस आओगे तो पूनम को साथ में ले करके ही आना, चाहे कुछ भी हो जाए। बेटा, मैं अपना बहू से मिलना चाहती हूँ, मैं अपनी बहू को फिर से अपनाना चाहती हूँ। और फिर नरेंद्र मोबाइल रखता है और पूनम से कहता है कि चलो, कपड़े वगैरह जो लेना है अपनी जाने की तैयारी कर लो, क्योंकि एक बार फिर से तुम मेरे पास आ रही हो, अब पूरी लाइफ के लिए तुम मेरे साथ फिर से एक साथ होने जा रही हो। इतना कहते ही पूनम नरेंद्र से लिपट जाती है और उसके बाद जोर जोर से रोने लगती है। नरेंद्र भी इमोशनल हो जाता है, नरेंद्र भी रोने लगता है, दोनों आपस में लिपट कर थोड़ी देर रोने लगता है। अब दोस्तों थोड़ी देर के बाद नरेंद्र अपनी गाड़ी में पूनम को बैठाता है और उसके बाद अपने घर के लिए निकल जाता है। जैसे ही नरेंद्र और पूनम घर पहुंचता है, गाड़ी का गेट खोलते ही पूनम देखती है कि नरेंद्र की माँ हाथ में थाली लिए और आरती को जलाए हुए अपनी बहू का आने का इंतजार कर रही होती है। अब जैसे ही पूनम अपनी सासू माँ को देखती है, वैसे ही दौड़ जाती है और सासू माँ के पैरों में लिपट जाती है और उसके बाद कहती है कि सासू माँ, अब आपको छोड़ करके मैं कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी। इतना होते ही सासू माँ और बहू दोनों आपस में लिपट कर रोने लगती है। वहाँ का माहौल बड़ा ही गंभीर हो जाता है। और फिर दोस्तों नरेंद्र और पूनम अपनी ज़िंदगी का एक नई शुरुआत करते हैं। दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को बिताने लगते हैं, एक नई योजना बनाने लगते हैं अपनी लाइफ को जीने के लिए, अपनी खुशियों को जीने के लिए। तो दोस्तों शायद इसीलिए किसी ने कहा है कि अंत भला तो सब भला। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।